अगर भगत सिंह के घर में ही क्रांति की मशाल थी तो बाहर भी आग की कई लपटें थीं जिसमें गदर पार्टी प्रमुख थी। भगत सिंह अगर इनसे इतने प्रभावित थे तो ये मायने रखता है कि इसे बनाया किसने और इतना साहस वो कहां से जुटाते थे, और जब परमानंद से उनका पारिवारिक जुड़ाव था तो वो उनसे क्यों नहीं प्रभावित हुए। आइए गौर करते हैं कि कैसे और किसने भगत सिंह के सिद्धांत को साधा। गदर पार्टी के पीछे जो मास्टरमाइंड थे उनका नाम था रास बिहारी बोस और एन.जी. पिंगले। इनके कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश पुलिस को मारने से लेकर इनके खजानों और हथियारों को लूटना, ट्रेन को डिरेल करना और अन्य आक्रामक तरीकों को अपनाते थे जिससे कि अंग्रेजों की नींद हराम हो। अपनी आर्थिक मदद के लिए ये उनके बैंकों में भी लूटपाट से बाज नहीं आते थे, लेकिन भगत सिंह को सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें हर धर्म, तबके या वर्ग के लोगों को समान अधिकार और सम्मान मिलता था। इस पार्टी में जात पात या हैसियत देखकर किसी को नहीं आंका जाता था। इस पार्टी ने धर्म और राजनीति को एकदम अलग रखा हुआ था। इन्हीं में से एक 18 साल का युवा था करतार सिंह सरभ, जिसकी भगत सिंह ने एक संक्षिप्त मार्मिक जीवन यात्रा लिखी, क्योंकि उनका मानना था कि करतार उन चुनिंदा लोगों में से प्रमुख था जिसने पंजाब में क्रांति की मशाल को जलाया था। माइकल ओडायर के मुताबिक गदर वालों ने अकाली सिखों का एक ऐसा गिरोह बनाया था जो बब्बर अकाली गिरोह के नाम से मशहूर था, और जलंधर, लुधियाना और होशियारपुर में जितने भी पुलिस मारे जा रहे थे सब में इन्हीं का हाथ था। इन्हीं बब्बर अकालियों की हिम्मत और बलिदान पर भगत ने 15 मार्च 1926 के प्रताप पत्रिका में एक आर्टिकल भी लिखा था। केनेथ जोन्स के लिखे आर्य धर्म पर गौर करें तो पता चलता है कि पंजाब में सिखों के बीच आर्य समाज ने जगह बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें उनके सिद्धांत मिलते जुलते लगते थे। भगत की राजनीतिक समझ में अगर इस योगदान से हटेंगे तो पता चलता है कि जब वो कौमी विद्यापीठ, जिसे नेशनल कॉलेज भी कहते थे, से जुड़े तब उनकी सोच में काफी बदलाव आया। लाहौर में असहयोग आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज को शुरू किया था। इसके उपकुलपति थे भाई परमानंद। नेशनल कॉलेज को पंजाब यूनिवर्सिटी से मान्यता नहीं मिली थी और यहाँ टीचिंग स्टाफ भी हमेशा मौजूद नहीं रहते थे। यहाँ भाई परमानंद, जयचंद्र, विद्यालंकर और छबील दास, जो बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल बने, से जब भगत की नजदीकी हुई तब उनकी राजनीतिक समझ और सिद्धांतों को एक नई दिशा मिली। जयचंद्र विद्यालंकर के मुताबिक यूरोपीय इतिहास पर परमानंद के लेक्चर ने स्टूडेंट को बहुत प्रभावित किया था। उनका मानना था कि भाई परमानंद सिर्फ भारतीय और यूरोपीय इतिहास के विद्वान ही नहीं, देशभक्ति, साहस और बलिदान के भी प्रचारक थे। वीरेंद्र सिंधु युग दृष्टा भगत सिंह और उसके मृत्युंजय पुरखे में लिखती हैं कि परमानंद को भगत सिंह काफी प्रिय थे। परमानंद के ही कहने पर भगत को नेशनल कॉलेज में दाखिला मिला ताकि मैट्रिकुलेशन पूरी हो, और कॉलेज के दिनों में भगत सिंह का ज्यादा झुकाव रूसी क्रांति के प्रति नहीं, आयरिश क्रांति के प्रति था। एक अहम सवाल यह भी है कि भाई परमानंद ने किस तरह भगत के अंदर क्रांति की मशाल जलाई। क्या भगत सिंह के लिए वो कोई गुरु थे या शिक्षक? भाई परमानंद का व्यक्तित्व बेमिसाल था। वो एक देशभक्त, आजादी सेनानी और बहादुर क्रांतिकारी होने के साथ काफी विद्वान और अनुभवी थे। वो अपने जीवन काल में कई महान हस्तियों के संपर्क में रहे। झेलम जिले के करियाला से ताल्लुक रखने वाले परमानंद ने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1902 में एमए की डिग्री ली थी। लाहौर के डीएवी कॉलेज के आजीवन सदस्य होने के साथ वो वहां इतिहास और राजनीतिक अर्थशास्त्र के लेक्चरर भी थे, जिन्हें लोग प्रेरणा स्रोत मानते थे।
कॉलेज उद्धार के लिए डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट ने उन्हें आर्थिक कोष जुटाने के लिए विदेश भेजा था, जहां उन्हें साथ में आर्य समाज का प्रचार भी करना था। इन सभी जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने उच्च शिक्षा भी हासिल की। पहले उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन फिर वो किंग्स कॉलेज लंदन चले गए, जहां से उन्होंने इतिहास में एमए किया था। हालांकि वो उत्तीर्ण नहीं हुए क्योंकि उनकी थीसिस को नहीं स्वीकारा गया था। साउथ अफ्रीका में परमानंद ने वैदिक धर्म पर कई लेक्चर दिए और वहां आर्य समाज के 3-4 शाखाएं भी बनाई। हरदयाल की जीवनी में एमिली सी ब्राउन लिखती हैं कि अपने लंदन यात्रा के दौरान परमानंद की मुलाकात सावरकर से भी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि परमानंद ने सावरकर को क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। हरदयाल के काफी करीबी थे परमानंद। वो 1 महीने के लिए हरदयाल के साथ वेस्ट इंडीज में रुके थे। जब हरदयाल एक नए धर्म की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन परमानंद ने उन्हें सुझाव दिया कि वो राजनीति में आएं और राजनीतिक गतिविधियों के लिए अमेरिका को अपना केंद्र बनाएं। कुछ समय के लिए परमानंद ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की थी। गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक करतार सिंह सरफ का कहना था कि अमेरिका में मुलाकात के दौरान परमानंद ने उन्हें भारत में क्रांति के लिए जोर दिया और फिर उनकी मुहिम को आशीर्वाद भी दिया। पंजाब में मुहिम शुरू करने से पहले करतार परमानंद के साथ हथियार लाने बंगाल गए थे। अब तक की बातों और हरदयाल के अलावा करतार सिंह सरफ के कारनामों पर गौर करें तो लगता है परमानंद दूसरों की विचारधारा को दिशा देने में माहिर थे। 1914 में उनकी लिखित तारीख हिंद को अंग्रेजों ने 1915 में गैर कानूनी करार दिया था और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन्हें फांसी की सजा हुई थी, जिसे वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने बदलकर आजीवन कारावास कर दिया था। हालांकि C.F. एंड्रूज की हिमायती से उन्हें 1920 में रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो असहयोग आंदोलन से जुड़े और नेशनल कॉलेज में पढ़ाने लगे, जहां भगत सिंह से मिले। भगत सिंह जिस श्रेणी, विषयों और किस्म की किताबों को पढ़ते थे और खासकर उनके जेल के दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि भगत सिंह पर परमानंद का गहरा असर था। परमानंद ही वो रोशनी थे जिसमें भगत सिंह के राजनीतिक अध्याय को नई शुरुआत मिली थी। लेकिन आक्रामक होने के लिए कोई न कोई एक ऐसा हादसा होता है जिससे इंसान अपना धैर्य खोने लगता है। क्या भगत सिंह के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? भगत सिंह तब सिर्फ 12 साल के थे जब उन्होंने जलियांवाला बाग का खूनी मंजर देखा था। उस मासूम सी उम्र में उन्होंने देखा कि कैसे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने किस निर्ममता से लोगों पर गोलियां चलवाई, गिरफ्तार किया और उन पर अत्याचार किया। उस समय के खास व्यवसायियों से लेकर वकीलों, स्टूडेंट्स पर भी ऐसी बर्बरता हुई थी। खुद को किसी आग में झोंकने के लिए त्याग की भावना प्रबल होनी चाहिए और भगत सिंह के अंदर ये कूट कूट कर भरी थी। ये हुआ कैसे? उनकी जिंदगी में किताबों का क्या किरदार था? भगत सिंह की बुद्धिजीविता को दर्शाना आसान नहीं है, लेकिन लाहौर षड्यंत्र केस में सह आरोपी जितेंद्र नाथ सान्याल, जो उन्हें बखूबी जानते थे, एक जगह लिखते हैं, भगत सिंह एक उच्च स्तर का विद्वान था जिसका पसंदीदा विषय समाजवाद था। लाहौर षड्यंत्र केस में जितने भी आरोपी थे सब एक से बढ़कर एक विद्वान थे, लेकिन उनमें भी भगत सिंह ने वरीयता हासिल की हुई थी। समाजवाद उसका मुख्य विषय था, लेकिन उसने रूसी क्रांति पर भी गहनता से अध्ययन किया हुआ था। सभी मानते थे कि इस विषय पर उससे ज्यादा किसी की पकड़ नहीं है। उसे बोल्शेविक के शासन में हुए रूसी आर्थिक प्रयोग में काफी दिलचस्पी थी। भगत सिंह के अंदर जिज्ञासाएं बहुत थीं और जिसका अंत कभी नहीं होता था। उन्हें कैसे और क्यों का जवाब खोजने में दिलचस्पी रहती थी।
उनके दिमाग में हमेशा उथल पुथल चलती रहती थी। वो पढ़ने में यकीन करते थे और ऐसी किताबें पढ़ते थे जिससे उनको लगता था कि देश की मौजूदा समस्या उनमें लिखी बातों से सुलझ सकती है। जेल में मिली उनकी किताबों की लिस्ट से लगता है उनके दिमाग में क्या चलता रहा होगा। उनके वक्तव्यों पर और कथन में सुकरात, प्लेटो, जॉन बोडेन, एडमंड बर्क, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, उमर खय्याम, बर्नार्ड रसेल आदि महान लेखकों की झलक मिलती है। तो क्या भगत सिंह को गांधी ने कभी प्रभावित नहीं किया? क्या आर्य समाज ने भगत सिंह को अपना माना या सम्मान के लायक समझा? ऐसी कुछ और बातों से रूबरू होंगे नेक्स्ट एपिसोड में।